साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है करियर ट्रुथ के इस YouTube चैनल पे, जहां की आपको सफलता की कहानी खुद सफल लोगों की जुबानी मिलने वाली है। मैं हूं अंशु राय, आपका होस्ट, और आज का यह पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा खास है क्योंकि ये हमारा पहला पॉडकास्ट है। एज अ गेस्ट हम आज बुला रहे हैं एक CISF जवान को, जिनकी पूरी सक्सेस स्टोरी हम सुनेंगे। तैयारी करने से लेकर पूरा सिलेक्शन तक का पूरा प्रोसेस हम आज की इस पॉडकास्ट में जानने वाले हैं। इसीलिए इस पूरे पॉडकास्ट को आप अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि जो हमारे गेस्ट हैं वो पूरी बात कम शब्दों में और सरल भाषा में रखेंगे। उनसे ढेर सारे सवाल पूछे जाएंगे जो कि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। तो हो सकता है इस पॉडकास्ट के सहारे आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिले। तो चलिए बिना टाइम गवाए पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। तो हम अपने गेस्ट को इनवाइट करते हैं, मिस्टर विकास कुमार को, और हम चाहेंगे सबसे पहले वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। थैंक यू। मेरा नाम विकास है। मैं फिलहाल CISF में कांस्टेबल GD के पद पे तैनात हूँ और अपनी सेवा यहाँ गुजरात के भुज में दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि ये अपना भाई है, हमारे साथ ही पढ़ाई किया है और ये हमारा दोस्त है। तो इसका कहना है कि थोड़ा सा फ्रेंडली बिहेवियर में बातचीत की जाए, ज़्यादा बेहतर होगी। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा आपके जगह तुम का इस्तेमाल करूँगा, तो सो प्लीज़ डोंट माइंड। और हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके माध्यम से आपको सारी जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि भाई तुमने CISF ज्वाइन करने का डिसीजन कैसे लिया? डिसीजन का नहीं, जैसे अभी तो यार से जैसे हम लोग है, तो हर गांव का हर लड़का जो तैयारी करता है पहला सोच तो आर्मी में जाना है, इससे जाना। तो हम भी उसी के लिए तैयारी कर रहे थे। उधर तो हुआ नहीं, लेकिन मैं SSC GD की वैकेंसी जो थी 2022 की, मैं उसका एग्जाम दिया, एग्जाम क्लियर हुआ। फिर रनिंग हुई, रनिंग क्लियर किया। फिर मेडिकल हुई, मेडिकल क्लियर किया, मेरिट लगी तो जो CISF की कट ऑफ मैं पार किया, मुझे CISF मिली। इस प्रकार से मैं इसमें इससे पहले तैयारी कहाँ कर रहे थे भाई? तैयारी पटना में मैं एयरफोर्स का कर रहा था, कृष्णा कोचिंग सेंटर से। तो वहाँ मैं एयरफोर्स का एग्जाम एक एग्जाम दिया था, जिसमें मैं 1.5 नंबर से चूक गया था उसके वाई कैटेगरी में। लेकिन तो मेरी प्रिपरेशन उसी की थी। फिर इसकी वैकेंसी आने पर मैं इसका भी एग्जाम ट्राई किया और पहली बार में ही SSC GD का एग्जाम क्लियर कर लिया लकीली। और सारे प्रोसेस जो भी मेडिकल रनिंग सारे में क्लियर कर लिया और मेरिट भी लग गई और मैं इसे CISF में आप भाई तुम्हारा एज क्या था जब तुमने इसे क्वालिफाई किया? एज 19, जिस समय एग्जाम दिया 19, और जब पूरा क्लियर होते होते 19.5 ओके तक सारा हो गया। फिर मैं 19.5 ईयर्स में मैं ट्रेनिंग सेंटर एंट्री कर गया। बहुत सही एज है भाई। 20 से नीचे ही तुम्हारा जॉब लग गया, वो भी गवर्नमेंट जॉब, काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। और वर्दी वाला जॉब है तो काफ़ी इसका अलग ही मज़ा होता है। तो भाई एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जब जॉब लगा उसके बाद फिर क्या प्रोसेस रहा? जी, जॉब लगने के बाद आपका मेरिट लग जाता है तो फिर जोनसी डिपार्टमेंट आपको, जैसे SSC GD 8 पूरी पैरामिलिट्री का एग्जाम ऑर्गेनाइज करती है, तो उसमें 8 डिपार्टमेंट होते हैं, SSF, NCB, CISF, BSF, CRPF, ITBP, असम राइफल्स। तो इसमें मेरा जब कट ऑफ क्लियर हुआ CISF का, तो CISF की तरफ से ज्वाइनिंग लेटर आई और उसमें ट्रेनिंग सेंटर, मुझे जहाँ ट्रेनिंग के लिए आना था उसका एड्रेस और क्या क्या उसमें क्या क्या आपको सामान लेके आना है, नहीं लाना है, कितने पैसे लेके आने हैं, क्या कब तक आप लेट कर सकते हैं कि नहीं ज्वाइनिंग करने में, जो आपको डेट दी गई है, सारा ब्यौरा उसमें लिखा था। और कुछ पेपर रेडी करके लेके ट्रेनिंग सेंटर आने थे, तो उसमें क्लियर कट लिखा था। तो जो जो पेपर के लिखा था वो मैंने, वो आपके अनुमंडल से, जिला से, ब्लॉक से बनते हैं, वो बनवा के
फिर मैं 21 अक्टूबर 2023 में मेरा फर्स्ट डे था ट्रेनिंग सेंटर का, वो उस दिन ज्वाइन करना था। तो मैंने 2 दिन पहले ज्वाइन कर लिया वहाँ, लेकिन वो हमारी लास्ट डेट थी। वो आपको जो ज्वाइनिंग लेटर आती है उसमें पूरी बातें लिखी होती है, क्या क्या लेके आना है नहीं आना है। ओके। उसी के हिसाब से मैं फिर ज्वाइन किया। अच्छा, ये एक चीज़ है कि इसका जो सीआईएसएफ को अगर किसी को क्वालिफाई करना है तो इसका क्या प्रोसेस क्या होता है? जैसे रिटर्न होता है, प्रोसेस फिजिकल होता है है। अभी 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 एसएससी इसका एग्जाम ऑर्गेनाइज करती है। उसको आप एग्जाम फॉर्म भरोगे, जहाँ आपका फिर एडमिट कार्ड आएगा, एग्जाम डेट आएगा, आप एग्जाम दोगे। एग्जाम देने के बाद आपका फिर अब हमारे टाइम तक पहले रनिंग हो रही थी और हाइट चेस्ट वेट होता था। रनिंग एक साथ होती थी, फिर कुछ दिनों बाद 1.5-2 महीने बाद मेडिकल होती थी। अब साथ में कर दिया गया है रनिंग मेडिकल, सारा जो प्रोसेस है एग्जाम के बाद एक ही साथ 3 दिनों के लिए आपको रोका जाएगा। उसी में आपकी रनिंग मेडिकल हाइट वेट चेस्ट जो भी प्रक्रिया है पूरी की जाएगी। उसके बाद आपको छोड़ दिया जाएगा। फिर आप अगर उसमें फिट हैं तो फिर आपका जो जितना भी नंबर आपने स्कोर किया होगा, एग्जाम जो होता है एसएससी ऑर्गेनाइज करती है, 160 नंबर का एग्जाम अभी फिलहाल ले रही है। उसमें आपने जितने मार्क्स स्कोर किए होंगे और तो उनके कट ऑफ के अनुसार आपका स्कोर, जिस भी डिपार्टमेंट का कट ऑफ आपने पार किया होगा वो आपको मिल जाएगा आपकी चॉइस के अनुसार। फॉर्म भरने के टाइम आपको चॉइस दिए जाते हैं कि आप सबसे फर्स्ट चॉइस आपको 8 में से कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहेंगे। तो आपने जैसे उसमें चॉइस दिए होंगे उसके कॉल लेटर आपको आ जाएंगे, अगर आपने उसका मार्क कट ऑफ क्लियर किया है। अच्छा, इसमें जो रिटर्न जो होता है इसमें क्या क्या सब्जेक्ट होता है? इसमें 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं 20-20 नंबर के। 20 रीजनिंग, 20 मैथ, 20 जीके जीएस और 20 ऑप्शनल रहता है आपको हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जो आपकी स्ट्रेंथ है वो आप उसके साथ आप जा सकते हैं। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है भाई। तो ये किसको तैयारी करना चाहिए इस एग्जाम के लिए, इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए कैसे व्यक्ति को तैयार करना चाहिए? इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए तो 10th बेसिस पे ही है। 10th पास कोई भी व्यक्ति अगर 18 की एज हो गई है और 10th पास है तो वो एलिजिबल है इस एग्जाम के लिए। जब भी एसएससी इसकी वैकेंसी निकालती है आप उस फॉर्म को भरिए, फिर आप तैयारी कीजिए अपना। उसके जो प्रोसेस वो आता जाएगा, एग्जाम आएगा, फिर आपका मेडिकल आएगा, रनिंग आएगा। अच्छा, और इसमें एक इसको चीज। करना चाहिए तो जो भी वर्दी में के जॉब में इंटरेस्ट रखते हैं उसको करना चाहिए। सही बात है। जो भी जिनको फिजिकल लगता है कि फिटनेस। हमें वर्दी पहनना अच्छा लगेगा। सही बात। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है भाई, ट्रेनिंग कितनी टफ होती है? क्या फिजिकली और मेंटली दोनों टेस्ट होता है? ट्रेनिंग टफ तो होती है क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर ऐसे ही जगह होते हैं जहाँ या तो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगी या बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगा। सही। टेस्ट हो। तो ट्रेनिंग में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या रहा तुम्हारे लिए भाई? ट्रेनिंग में चैलेंजिंग बहुत सारे थे। जैसे सुबह उठ के दौड़ना किसी को तो पसंद है नहीं, लेकिन वहाँ आपको डेली उठना है सुबह रनिंग के लिए, फिर ड्रिल होती है उसके लिए। बहुत सारे जो भी उनका एक प्रोग्राम रहता है फिक्स आपको बताया जाता है। फिर हर शाम को बता दिया जाएगा अगले दिन का क्या प्रोग्राम है। आपको उसी प्रोग्राम के अनुसार अगले दिन पूरा कार्रवाई होना है। तो हर जगह सुबह पीटी होती है नॉर्मली कोई भी ट्रेनिंग सेंटर में। उसके बाद आप फिर जो वेपन ट्रेनिंग होती है, ड्रिल होता है वहाँ के। फिर जो आपके डिपार्टमेंट की पढ़ाई होती है, आपके डिपार्टमेंट में क्या कैसे है सब कुछ पूरा जो जो भी उसका स्ट्रक्चर क्या है, कितने रैंक होते हैं, क्या ड्यूटी होती है उसकी, कहाँ जाना पड़ सकता है आपको, कहाँ क्या करना है, ये सब की क्लासेस होती है। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कि सीआईएसएफ की करंट सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक से टोटल इन हैंड तक? अगर आप कंफर्टेबल हैं भाई तो बता सकते हैं। सैलरी स्ट्रक्चर
ये लेवल 3 का जॉब है, तो ये 21,700 से इसकी बेसिक शुरू होती है। तो फर्स्ट जो ज्वाइन करेगा उसकी सैलरी 21,700 के बेसिक पे बनेगी। अभी इस पे सरकार 55% डीए देती है, तो 21,700 का 55% डीए मिलेगा। और इन दोनों में आपका अभी, क्योंकि ओपीएस ओल्ड पेंशन सिस्टम बंद हो गया है, अभी एनपीएस चल रहा है, तो इसमें 10% इसके कट के आपके जमा हो जाएंगे, जो आपको रिटायरमेंट पे मिलेगी। हर महीने इसके 10% कटेंगे। और और भी इसके साथ आपको बैरक अलाउंस, आपको वाहन का भत्ता मिलता है, Okay. और फिर आपको राशन का भत्ता मिलेगा। तो इसे कुल मिला के अगर अभी के हिसाब से जो भी ट्रेनिंग में अभी गए होंगे, उसकी पहली सैलरी 1 महीने की अगर बनेगी, तो अभी आराम से 34 से 34,500 के आसपास बन जाती है। ये एक नया वाला जो अभी बढ़ के आएगा, ये कब से स्टार्ट होने वाला है, जो एक अपडेट आया था? ये 8वां पे कमीशन है, ये 1 जनवरी 2026 से लागू होगी। ओके। तो इसमें जो भी फिटमेंट फैक्टर लगेगा वो आपके बेसिक में उतना गुना आपका बेसिक हो जाएगा, और जो भी भत्ते हैं वो भी आप उसमें भी उतने गुना वृद्धि हो जाएगी। फिर आपकी नई बेसिक सारे भत्ते नए बढ़ जाएंगे। अभी तो कुछ सरकार ने दिया नहीं कि कितना फिटमेंट लगेगा, लेकिन जब भी लगेगा तो आप अपना उस अनुसार कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके। तो भाई अभी आपने जैसे आपका सिलेक्शन हो गया, ट्रेनिंग हो गया, अभी आप ड्यूटी पे हैं, तो अभी जो ड्यूटी पे आप हैं, जी। अभी आपका ड्यूटी का रूटीन क्या है, कैसे आपका रूटीन चलता है, आप उसे बताइए। हमारा सीआईएसएफ में ड्यूटी की रूटीन 8-8 घंटे की होती है, 3 शिफ्ट चलेगी। 24 घंटे में 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट चलती है, तो तीनों शिफ्ट में आपको बदल के लगाया जाएगा। 3 से 4 दिन आपको ये शिफ्ट लगेगी। ABC होती है, सुबह कहीं 5 से शुरू होती है, कहीं 6 से शुरू होती है। तो अगर जैसे हमारे यहाँ 6 से शुरू होती है, तो 6 से 1 ए शिफ्ट, 1 से 9 बी शिफ्ट, और 9 से सुबह 6 तक सी शिफ्ट। ओके। तो ऐसे चलती है। तो अगर आपकी 3 से 4 दिन ए शिफ्ट रहेगी, फिर 3 से 4 दिन बी शिफ्ट रहेगी, फिर 3 से 4 दिन सी शिफ्ट रहेगी। ऐसे सभी जितने भी बल सदस्य होते हैं सबका रोटेट होता है। ओके। तो ये तो बात हो गया आपके ड्यूटी का। सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन कौन सी होती है इस ड्यूटी में? स्ट्रेसफुल सिचुएशन तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करोगे तो स्ट्रेसफुल कुछ नहीं। लेकिन ये होता है कि नाइट ड्यूटी में जगना तो मुश्किल होता है। तो हमारे हिसाब से स्ट्रेसफुल वही है कि आप 4 से 5 घंटे लगातार जग जाओगे, लेकिन नींद आएगी, तो उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा चैलेंजिंग था शुरू में, अब नॉर्मल है। ओके। तो अगला क्वेश्चन है, फैमिली और पर्सनल लाइफ पे इस जॉब का क्या असर पड़ा? पर्सनल लाइफ पे ऐसा असर पड़ा कि अभी पहले तो होता है कि बेरोजगार थे, अब है पैसे आते हैं, तो अपने खुद की उनके जो भी कुछ है वो बढ़ता है। फैमिली का बैकग्राउंड भी अच्छा होता है, किसी के अगर कोई भी नौकरी लग जाने से, पैसे आने से सबके घर अच्छा ही होता है। तो अच्छा असर पड़ा है कि धीरे धीरे जो भी अपनी बैकग्राउंड या उसमें इंक्रीज होता गया, अपना फाइनेंशियली भी थोड़ा स्ट्रांग होते गए। तो अभी तो सबसे एक मुश्किल का बात है, जैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लॉन्ग पोस्टिंग और ट्रांसफर से क्या चैलेंजेस होते हैं? लॉन्ग पोस्टिंग और ट्रांसफर से चैलेंजेस यही है कि आप अपने घर से दूर रहोगे, जब भी आप छुट्टी जाओगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अभी जैसे मैं गुजरात में, तो यहाँ से मुझे 42 से 44 घंटे लग जाते हैं घर जाने में। अगर आपके घर कोई इमरजेंसी या काम ऐसा आया तो आप तुरंत नहीं पहुंच पाओगे, ये तो होता है। तो इसे ये कुछ नुकसान है इसके ज़्यादा दूर पोस्टिंग होने से। तो अभी जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन अभी मेरे मन में आया था, प्रमोशन कैसे होता है
कितने टाइम में और किस बेसिस पे होता है? अगला क्वेश्चन ये है आपका। तो प्रमोशन पहले आप कांस्टेबल के रैंक पे जैसे मैं आया हूँ, मेरा प्रमोशन 12 से 13 साल बाद हेड कांस्टेबल के रैंक पे होगा। फिर 7 से 8 साल बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पे होगा। फिर जैसे जैसे मेरा इसमें सेवा देता रहूंगा, तो इसकी फिक्स है कि अगर आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिली, आपका पूरा सेवा जो भी आपने जितने दिन दिया, आपका सर्विस अच्छा रहा, रिकॉर्ड में कोई दाग नहीं रहेगा, तो जो नॉर्मल है वो आप 12 से 13 साल के बाद हेड कांस्टेबल बन जाएंगे। फिर 8 से 9 साल बाद आप एएसआई बन जाएंगे। फिर ऐसे अब अगर कांस्टेबल के पद पे जाता है आराम से, जी। जिसकी अगर में 18 साढ़े 18 में आ गया तो वो एसआई भी बन जाता ओके। है लास्ट तक, वो रिटायरमेंट होते हुए अगर वो इसी में रह गया। और एक होता है कि आप इसमें इंटरनल एग्जाम होते हैं डिपार्टमेंट के, अगर आपने 4 साल तक आपका रिकॉर्ड अच्छा रहा, कोई पनिशमेंट नहीं है आपकी, तो आप एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपने वो एग्जाम और क्राइटेरिया पूरा फुलफिल किया, क्लियर किया, तो आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन जाएंगे 4 साल के बाद, अगर वो एग्जाम देने के बाद। ओके, तो ये तो काफी सही चीज है, 4 साल में ही बन जाएंगे। तो इस तरह से मतलब आप समझ लो 20 साल, आप अगर आपका कोई बैचमेट है, उसने एग्जाम नहीं क्लियर किया और आपने कर लिया, तो आप अपने बैचमेट से 20 साल आगे हो जाओगे। ओके, ये एक बड़ा बेनिफिट है, ये एक फायदा है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे कौन से फैक्ट्स हैं जो लोग सीआईएसएफ के बारे में नहीं जानते हैं? ऐसा कुछ नहीं, आजकल तो सभी जानते हैं कि ये एयरपोर्ट पे ड्यूटी करते हैं, मेट्रो में करते हैं, जो भी कोल माइंस कोल फील्ड है या एनटीपीसी है, ऐसे जो भी इंडस्ट्रियल एरिया से सीआईएसएफ की ड्यूटी रहती है। एक चीज बताऊंगा मैं यहाँ कि हमें 12 महीने के अलावा 1 महीने की सैलरी और मिलती है, लेकिन उसमें सिर्फ बेसिक और डीए होता है, बाकी भत्ताएं नहीं मिलती है। तो वो सब 3-3 महीने पे जो हम संडे की ड्यूटी करते हैं, जीएच की ड्यूटी रिलेटेड हॉलीडे जो होती हैं, जैसे 15 अगस्त, महात्मा गांधी जन्मदिन, कोई त्योहार, होली, इस सब के दिनों के बदले हमें एक्स्ट्रा पेमेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्या आपको कभी किसी सेलिब्रिटी या वीआईपी की सिक्योरिटी ड्यूटी मिली है? अगर मिली है तो उसका एक्सपीरियंस बता सकते हैं आप? 7 महीने की सर्विस है ट्रेनिंग के बाद, तो इसमें ज़्यादा कोई वीआईपी ड्यूटी का एक्सपीरियंस तो नहीं हो, लेकिन एक बार मैं वीआईपी, एक ही एक्सपीरियंस है मेरे अभी ड्यूटी टाइम में वीआईपी ड्यूटी का। वो कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री वो के साथ मैं इस पर, जी, विवेक अग्निहोत्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एयरपोर्ट या मेट्रो में जो चेकिंग करते हैं उसके पीछे का प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस ये होता है, जो एक्सबीस मशीन लगी होती है, जो भी आप अपने साथ सामान ले जा रहे हैं वो उसमें स्कैन होके जाता है, तो उसमें मशीन में आपके बैग में क्या है, अगर कोई हथियार है, कुछ बम बना के ले जा रहा हो, कुछ भी, जहाँ जैसे मेट्रो में तो चाकू वाकू ये सब छोटे हथियार अलाउड हो जाते हैं, लेकिन एयरपोर्ट में ये अलाउड नहीं होता है बिल्कुल भी, कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट्स, कोई भी फायर आर्म्स अलाउड नहीं होते। तो जो भी स्क्रीनर होते हैं वो देखते हैं कि इस बैग में क्या है, फोटोज उसकी आ जाते हैं स्क्रीन पे, उस हिसाब से जो जाने के होते हैं उसको जाने देते हैं, जो नहीं होता है उसको बाहर निकलवाते हैं। एक एसआरआई आइटम का, सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्टेड आइटम बोलते हैं उसको, कि सुरक्षा में ये जो एक नुकसान पहुंचा सकती है किसी जान माल को, तो उसको निकाल के बाहर रख दिया जाता है। और जो पैसेंजर होते हैं उसकी पर्सनल चेकिंग फ्रिस्किंग होती है, कि अगर उन्होंने भी कुछ माचिस या कुछ ऐसे लाइटर रखा हो तो वो भी निकाल लिया जाता है उनके से।
ये तो काफी ज्यादा एयरपोर्ट पे स्ट्रिक्ट होते हैं सभी लोग। तो एक ये क्वेश्चन। एयरपोर्ट सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट सेंसिटिव प्लेस है, क्योंकि यहाँ इसलिए यहाँ ज्यादा टाइट सिक्योरिटी होती है। एक क्वेश्चन ये भी है कि जैसे इनिशियल टाइम पे कोई कोई भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहा है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर सीआईएसएफ के लिए ही कर रहे हैं, कोई भी गवर्नमेंट जॉब एसएससी वगैरह के लिए। तो एसएससी में तो खैर बहुत सारे एग्जाम्स हैं, बहुत सारे जॉब हैं। तो उसकी कोई तैयारी कर रहा है तो क्या तरीका अपनाना चाहिए जिससे कि वो जो टारगेट है, वो जो ले रहे हैं टारगेट, उसे वो अचीव कर सके? आपका क्या गाइडेंस रहेगा इसके लिए? तरीका जो भी गाइडेंस, मैं खुद तो ज्यादा वो सब ट्राई नहीं किया, लेकिन गाइडेंस के तौर पे एक यही कर सकता हूँ कि जो भी आपने गोल सेट किया तो उसके लिए जो भी पर्याप्त समय है वो ईमानदारी से समय आप उस पर व्यतीत करें, मेहनत करें, प्रैक्टिस करें, जो भी उनकी ज्यादा से ज्यादा सेट प्रैक्टिस। जो भी कम नंबर आ रहे हैं तो कहाँ कमी आ रही है, कौन से सब्जेक्ट में, फिर उस पर काम करें। ये एक तरीका हो सकता है। जो भी आपको कमजोर करी, जो भी लग रही है, उस पर काम ज्यादा करें, और जो मजबूत है उसको मजबूत बनाए रखे, न कि दूसरे को मजबूत करने के चक्कर में वो कमजोर हो जाए। सही बात। तो काफी सही लगा भाई आपके साथ बात करके, और इसी तरह से इन फ्यूचर आप आगे बढ़िए। और जब भी आप आगे बढ़ेंगे तो करियर ट्रूथ यूट्यूब चैनल पे आपको इनवाइट किया जाएगा। और थैंक यू। बात रही आज के इस सेशन की, तो काफी शानदार सेशन रहा। पहला कंटेंट है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पे, तो मैंने सोचा नहीं था कि इतना बेहतर सेशन होगा, क्योंकि इससे पहले कुछ चैलेंजेस आ रहे थे, इंटरनेट रिलेटेड इशू या अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स आए। लेकिन खैर, उम्मीद करता हूँ जो भी ऑडियंस अभी तक देख रही है तो निश्चित रूप से उनको कुछ सीखने जानने का चाह होगा। इसी तो आज का यह पूरा सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। काफी मेहनत से ये पॉडकास्ट बना है, तो जो हमारे गेस्ट थे उन्होंने अपना काफी कीमती समय निकाला और उन्होंने इस सेशन को अटेंड किया। तो उम्मीद करता हूं आपको यह पॉडकास्ट काफी ज्यादा वैल्यूएबल लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि हमारे नए नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहे और हम इस इंटरनेट की दुनिया में आपसे ना पिछड़े। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।